Welcome back to Nursery classes and this is Naishri. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको हर रोज़ अब रिमाइंड करवाऊँगी, वो है डेट, ताकि आपको ये महसूस हो कि आपके पेट एग्ज़ाम के लिए कितने दिन रह गए हैं। तो आज की डेट है 26 अगस्त। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास कितना समय है और अपनी तैयारी को थोड़ा सा, अपनी स्पीड को बढ़ाइए। पहला क्वेश्चन है आपसे कि 24 अगस्त 2022 को किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि आपके पीएम साहब ने कहाँ पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। आंसर विल बी मोहाली। कहाँ पर? मोहाली में। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मोहाली। हेडिंग क्या होगी आपकी? हेडिंग होगी होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। नेक्स्ट आपको पॉइंट क्या लिखना होगा? किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो मैं इस तरीके से आपको लिख कर दिखा देती हूँ। शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन को मैं डेली आपको लिख के दिखाऊंगी ताकि आपको आदत लग जाए। तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन, ये आपकी हेडिंग रहेगी। इस तरीके से आपको हेडिंग करना होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो पीएम के द्वारा किया गया उद्घाटन, पीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किसका? होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पंजाब के मोहाली में। आपको राज्य भी याद रखना है, पंजाब के मोहाली में। पंजाब के मोहाली क्या है? ये जिला है। तो मोहाली जिला के मल्लापुर में। कहाँ पर? मुल्लापुर में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, मुल्लापुर में इसका उद्घाटन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। इतना ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इनको बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए किस कंपनी ने हमारे यूनेस्को के साथ साझेदारी की है। यहाँ पर आपको याद रखना है रॉयल एनफील्ड। क्या? रॉयल एनफील्ड। हेडिंग क्या होगी आपकी? हेडिंग आपकी होनी चाहिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है? हेडिंग के फॉर्म में आप क्या लिखेंगे? हेडिंग के फॉर्म में आपको लिखना चाहिए रॉयल एनफील्ड। ये आपने बहुत सुना होगा, इनकी जो बाइक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो रॉयल एनफील्ड और यूनेस्को के बीच समझौता, ये आपकी हेडिंग होगी। ठीक है, साझेदारी कहें या समझौता कहें, तो मैं साझेदारी लिख देती हूँ, के बीच साझेदारी। अब पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए कि ये साझेदारी क्यों की गई है। उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए। तो उद्देश्य आपको लिखना है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक, पूरा लिखिएगा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए, बस हो गया आपका काम, करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर आपको नीचे पॉइंट के फॉर्म में लिखना है यूनेस्को के बारे में। किसके बारे में? यूनेस्को के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको यूनेस्को का नाम पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को का पूरा नाम आपको याद रखना है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल होता है। ठीक है, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये आपका यूनेस्को का पूरा नाम हुआ, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अब यूनेस्को के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। स्थापना, यानी कि ये कब फाउंड किए गए, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ
फाउंडेड यानी कि आप स्थापना, ठीक है, जो आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिखिएगा। फाउंडेड ये आपको याद रखना होगा आपके 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर्स की अगर बात करें तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इनके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में इनके हेडक्वार्टर है, याद रखना ही होगा आपको। डायरेक्टर जनरल आपको याद रखना होगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल कौन है? आंड्रे एजोले। तो लिख लीजिए आंड्रे एजोले, AUDREAZOULAY। ठीक, ये आपको इतनी चीज़ें याद रखना ही होगा जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फाउंडेड, हेडक्वार्टर और आपके DG डायरेक्टर जनरल, यूनेस्को का पूरा नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो समझौता हुआ है वो भी आपको याद रखना है कि भाई उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये समझौता हुआ है आखिर। ठीक है, सो मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट, मैं इसको अभी पूरा दिखा देती हूँ। अभी आपको पूरा दिख रहा होगा क्वेश्चन आपसे कि किस केंद्रीय मंत्री ने अगस्त 2022 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की एक श्रृंखला आज़ादी क्वेस्ट शुरू की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको उन केंद्रीय मंत्री जी का नाम बताना है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित एक ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की श्रृंखला, जिसका नाम क्या है? आज़ादी क्वेस्ट, इसकी शुरुआत की है। तो आप किस तरीके से इसे लिखेंगे? आपको लिखना चाहिए इस तरीके से, आज़ादी क्वेस्ट। ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए, आज़ादी क्वेस्ट। फिर नीचे आपको लिखना चाहिए ये क्या है, बेसिकली ये पता होना चाहिए हमें। तो ये है आपके भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन शैक्षिक, 1 मिनट, शैक्षिक खेलों की श्रृंखला। ठीक है, खेलों की श्रृंखला इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, श्रृंखला। इसका उद्घाटन आपको यही लिखना है कि ये जो आपका है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसकी शुरुआत सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी हैं। तो आपको यहीं पे लिखना है दूसरा पॉइंट। जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ नोट्स आपको ऐसे ही बनाने होते, करंट के मैं बार बार आपको बताती हूँ ताकि आपको आदत लगे। अदरवाइज ऐसे पढ़ते जाओगे ना, कुछ भी नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप लोग। इसकी शुरुआत आपको लिखना है सूचना और प्रसारण का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एग्ज़ाम में हिंदी में ही दिया जाएगा, तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सूचना एवं आपके प्रसारण मंत्री कौन है? तो ये हैं आपके अनुराग ठाकुर जी हैं। कौन है? अनुराग ठाकुर। आपको आंसर मिल गया होगा, अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया, शुरुआत की गई। ठीक, की गई। ये जो आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो आपका है मंत्रालय, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है इसमें कि आपके जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, यानी कि आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इन्होंने जिंगा इंडिया के सहयोग से इन खेलों को विकसित किया है। तो ये आपको याद रख लेना है कि आपके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ क्या? INB, मिनिस्ट्री, तो मंत्रालय लिख देती हूँ। ठीक है, मंत्रालय ने जिंगा इंडिया, ध्यान से पढ़िएगा ये जिंगा लिखा हुआ है। ठीक है, जिंगा लाला मत कर दीजिएगा, जिंगा इंडिया के सहयोग से इन खेलों को क्या किया है? विकसित किया है। ठीक, लो हो गया आपका काम, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, कान खोल कर बैठिएगा, इधर उधर से ध्यान हटा लीजिएगा और अब ध्यान से सुनिएगा। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री दर्शन जरदोश,
किसकी बात की जा रही है? दर्शन जरदोस जी की बात की जा रही है। ये कलर आपको दिखता है ना, बता दीजिएगा एक बार कमेंट करके, आज जो करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे कि ये कलर आपको दिखता है कि नहीं येलो, नहीं तो मैं इससे नहीं लिखूंगी। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? दर्शन जरदोस की। ये क्या है आपके? ये केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री, केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री हैं दर्शन जरदोस। इन्होंने 22 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अभी करंट में, इसलिए मैं रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, न्यू दिल्ली में किसका? सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ओके, एंड शायद कल के ही या परसों के करंट अफेयर्स में मैंने एक फैक्ट और आपको बताया था कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी की बात की जा रही है। बस आपको सुनना है, मैं रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, आपने ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ये हैं आपके एक सेंट्रल मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने 21 अगस्त 2022 को पुणे में, कहाँ पर? पुणे में, अभी कल ही पढ़ा है आपको, पुणे में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन बस की शुभारंभ किया है। कहाँ पर? पुणे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। कॉपी पलटिए, सब कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि कल से अगर आप लोग रिवीजन करके नहीं आए ना तो छुट्टी कर दूंगी आप लोगों की। कल से आपको पिछला रिवीजन करके आना है, ठीक? नहीं तो इधर से डिजिटल वाली पिटाई हो सकती है आप लोगों की। आपको रिवीजन करके आना है। ओके, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ तो आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन आपसे है कि निम्न में से किसे 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? आपको ये बताना है कि किसको लिबर्टी मेडल, 2022 के लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है। तो शायद आप लोगों को ये बात पता होगी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपके यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, कौन? यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर मत कर देना, व्लादिमीर पुतिन की बात नहीं की जा रही, रसिया की बात नहीं हो जा रही, यूक्रेन की बात की जा रही है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको दिया गया है। ठीक है, इनको दिया जाएगा हालांकि, तो आपको यहाँ पर याद रखना है जेलेंस्की। हालांकि इनका पूरा नाम आप लोगों को जरूर से पता होना चाहिए। आपकी हेडिंग क्या होगी? 2022 लिबर्टी मेडल, 2022 लिबर्टी मेडल, बस ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना होगा? किसको सम्मानित किया गया है? तो आपको यहाँ पर लिखना है यूक्रेन के राष्ट्रपति, इनका पूरा नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। मैं पेन का कलर चेंज करके लिख देती हूँ, व्लादिमीर जेलेंस्की। को सम्मानित किया गया है। ठीक, सम्मानित किया गया है। ओके, क्यों इनको सम्मानित किया गया है? क्योंकि जेलेंस्की ने रूसी आक्रमण के टाइम बहुत ही ज़्यादा जो है अपना एक सक्रिय भूमिका निभाई, जिस वजह से इनको इस मेडल से सम्मानित किया गया। ओके, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूक्रेन के बारे में। किसके बारे में? यूक्रेन। तो आपको इसी तरीके से नीचे लिखना है यूक्रेन। पहला आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस कॉन्टिनेंट में है। तो ये हमारे यूरोप में है। कहाँ पर है? यूरोप में है, पूर्वी यूरोप में आपको ये दिख जाएगा ये देश यूक्रेन। ठीक, अगर हम देखें यूरोपीय कंट्री में देखें तो यूरोपीय कंट्री में हमारे रूस के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय देश माना जाता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है फैक्ट। कैपिटल आपको याद रखना है, इनकी कैपिटल जो है कहाँ पर है? कीव में है इनकी कैपिटल, बहुत चर्चाओं में रही, पता होगा आप लोगों को। करेंसी की अगर बात की जाए यूक्रेनियन रिवनिया। मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी हिंदी में पढ़ने में, तो मैं एक बार इसको इंग्लिश में लिख देती हूँ करेंसी को। ठीक है, यूक्रेनियन रिवनिया, एच से ये होता है शुरू, आप आर से मत कर दीजिएगा। मैं हिंदी में भी लिख दूंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे लिखेंगे इसको हिंदी में? यूक्रेनियन तो आप लोग लिख ही लेंगे, यूक्रेनियन रिवनिया। ठीक है, ये इनकी करेंसी है, आपको याद रखनी पड़ेगी, महत्वपूर्ण है। ठीक है,
क्या अब हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल को बढ़ा दिया है। क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन सिंपल सा आपसे ये है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। ठीक है, अब ये बताना है आपको कि ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, आपको उनका नाम बताना है खाली। तो इनके अध्यक्ष का नाम है मीनेश सी शाह। क्या नाम है? मीनेश सी शाह। तो हेडिंग क्या होगी? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मीनेश सी शाह का कार्यकाल बढ़ाया गया। ठीक है, नीचे लिखिएगा कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मतलब क्या है? द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसको हम लोग हिंदी जो है शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? NDDB। तो याद रखिएगा NDDB का मतलब क्या होता है? द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। सबसे पहले तो आपको इनके बारे में ये जानना है कि इनकी स्थापना कब की गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में याद रखना आपके लिए। तो इनकी स्थापना आपकी 1965 में की गई थी। कहाँ पर, कब की गई थी? 1965 में। इनका हेडक्वार्टर देखा जाए तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में है। कहाँ पर है? आनंद, गुजरात में है, गुजरात। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक आपको याद रखना है, जो संस्थापक थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, कुरियन। ये रहा आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अगस्त 2022 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फलों के रूप में, नहीं होगा, ये गलत है, फेलो है। ये क्या है? फेलो के रूप में, फलो नहीं है, फेलो के रूप में। फेलो कर लीजिएगा इसको, फेलो। ठीक, फेलो, FELLOW। आपसे क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी इन अगस्त 2022। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपके अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, जिन्हें आप क्या कहेंगे? FAAN। क्या कहेंगे? FAAN। ठीक, तो इनके फेलो के रूप में NV सुंदराचारी को नियुक्त किया गया। किनको? NV सुंदराचारी को आपको याद रखना है। ये जो आपके NV सुंदराचारी हैं, ये मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के प्रोफेसर हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपके सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, किसके? सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ पर है सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज? तो ये आपके विजयवाड़ा में है। विजयवाड़ा कहाँ पर है? ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश के प्रोफेसर हैं, तो इतनी चीज़ें याद रखना है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि 24 अगस्त 2022 को किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने अपने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि शायद ऐसा भी कभी हो सकता है कि इनके प्रधानमंत्री को उनके पद से निलंबित कर दिया जाए, वो भी संवैधानिक न्यायालय के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है थाईलैंड। क्या? थाईलैंड आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ के प्रधानमंत्री को तो देखिए निलंबित कर दिया गया। अब हमें इनका नाम भी तो जानना पड़ेगा, नहीं तो हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे ना। तो इनका नाम भी जान लीजिए, जो कि बहुत ही अजीब सा है, लेकिन आपको याद रखना होगा। कैसे याद रखेंगे? प्रयुक्त, क्या नाम है इनका? प्रयुक्त चान-ओ-चा। ठीक है, प्रयुक्त चान-ओ-चा। इनके प्रधानमंत्री जी हैं प्रयुक्त चान-ओ-चा। इनको इनके पद से निलंबित कर दिया गया है। अगर हम बात करें थाईलैंड की, थाईलैंड के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। जैसे इनकी सबसे पहले आपको कैपिटल याद रखना है। कहाँ पर है? थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। एंड अगर हम बात करें मुद्रा की, यानी कि करेंसी की, तो इनकी मुद्रा है थाई बात। क्या है? थाई बात। कौन सी बात? इसकी बात उसकी बात नहीं, थाई बात। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और थाईलैंड आपको पता है ये दक्षिण पूर्व एशिया का आपका देश है। कहाँ का है? दक्षिण पूर्व एशिया का।
जब आप एशिया का मैप देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में देखिएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अगस्त 2022 को किस पर निर्देशों का पालन न करने के लिए 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। और ये क्वेश्चन आप बहुत ही ज़्यादा थक गए होंगे पढ़ के, क्योंकि अक्सर आरबीआई ऐसे काम करते रहते हैं। जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर आपको, जब बैंकिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर आप आरबीआई की चीज़ें जानेंगे कि भाई आरबीआई के कार्य क्या क्या हैं, तब आप रूबरू होंगे कि आरबीआई एक्चुअल में क्या चीज़ है। अभी आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन आरबीआई के बारे में वहाँ पर आप सारी चीज़ें जान जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी आपको, बस पेशेंस रखिएगा आप लोग। ठीक, तो इन्होंने जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने 24 अगस्त 2022 को आपके थोडुपुझा, किस पर, थोडुपुझा शहरी सहकारी बैंक जो हैं, इन पर निर्देशों का पालन ना करने के लिए 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सो आपको इतना ही याद रखना है खाली, बस। अब हम बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी, हालांकि मैं बताती रहती हूँ। आरबीआई की स्थापना, सबसे पहले तो इनकी स्थापना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी स्थापना 1 अप्रैल को की गई थी। अब आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ से डिजिटल वाली मार पड़ सकती है आपको, क्योंकि इतनी बार मैं बता चुकी हूँ, तो आपको याद रखना पड़ेगा। कोलकाता, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर की, तो आरबीआई के हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। आरबीआई के 25वें जो वर्तमान में गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर कौन है? तो 25वें गवर्नर आपको याद रखना है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। बस हो गया आपका काम। अब कुछ और जान लीजिए आरबीआई के बारे में, जो वो वहाँ तो मैं पढ़ाऊंगी आपको इकोनॉमी में, लेकिन यहाँ पर भी आप 2 पॉइंट और याद रख लीजिएगा। ये तो अभी आपने पढ़ लिया कि 1 अप्रैल 1935 को इनकी स्थापना की गई, इनके हेडक्वार्टर मुंबई में है, 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी होता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर कौन थे। तो प्रथम गवर्नर आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो भूलिएगा मत, सर ओसबॉर्न स्मिथ। पूरा नाम याद नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, स्मिथ याद रख लीजिएगा, सर ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ कौन है? सर ओसबॉर्न स्मिथ। पहले तो आपको यहाँ पर आसबॉर्न करने है, ठीक है, ओसबॉर्न नहीं आसबॉर्न होता है। तो आसबॉर्न स्मिथ जो हैं, इनके क्या हैं, इनके प्रथम गवर्नर थे, किसके? आरबीआई के। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ये याद हो गया ना कि स्थापना कब हुई थी। अब आपका दूसरा टास्क ये है, आपको राष्ट्रीयकरण याद रखना है। राष्ट्रीयकरण, तो आपका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आरबीआई का, वो हुआ था आपका 1 जनवरी। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। ठीक, तो अब आपको याद हो गया होगा स्थापना, इसलिए आज मैंने ये बताया है, नहीं तो मैं एक साथ बता सकती थी। तो आपका स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। प्रथम गवर्नर हमारे कौन थे? तो प्रथम गवर्नर थे सर आसबॉर्न स्मिथ थे। 25वें जो वर्तमान में हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, अब आरबीआई के बारे में एक चीज़ और याद आपको रखना है, हालांकि इसको मैं दूसरा क्वेश्चन भी बना सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि इसी में निपटा देना तो ज़्यादा सही होगा, तब आपको भी बोझ सा नहीं लगेगा। आरबीआई जो है ना, ये आरबीआई ने हाल ही में एक बैंक है, कौन है? बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्प, इन पर जो है प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रतिबंध लगाया है किस पर? थोडुपुझा शहरी सहकारी बैंक पर। लेकिन आरबीआई ने, लिख लीजिए आप लोग तो ही ज़्यादा सही होगा, आरबीआई ने 16 महीनों के बाद, कितने महीने के बाद? 16 महीनों के बाद, 16 महीनों के बाद, 16 महीनों के बाद अमेरिकन आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, किस पर से प्रतिबंध हटा दिया है, किस पर से प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया है। तो आपको याद रखना है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कार्प पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंधों को हटा दिया है। प्रतिबंधों को हटा दिया है। ठीक, सो ये पॉइंट आपको इसी में लिख लेना है, दूसरा उसका कोई मतलब नहीं है, यहीं पे याद रख लेंगे तो सही होगा कि इन पर तो प्रतिबंध लगा दिया 6 महीने के लिए, और इन पर से प्रतिबंध हटा दिया तो इनकी बल्ले बल्ले हो गई और ये रोने जैसी सिचुएशन हो गई। ठीक, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन नहीं, ये अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जवाब देना है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित की गई?
पहला तो इसमें एक चीज़ करेक्ट करनी है आपको, अंडर 20, कौन सी, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित की गई? अभी अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा है, तो बुल्गारिया में। कहाँ पर? बुल्गारिया में ही आयोजित की गई है, आपको यहाँ पर याद रखना है। इवन मैंने ये भी बताया था कि इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हुए हैं, याद करिए आप लोग। तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, याद रखना है आपको। भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने 16 पदक जीते हैं। इन 16 में 11 तो आपके कांस्य हैं, 11 कैसे हैं आपके? कांस्य हैं। और आपके 4 कैसे हैं? रजत हैं, यानी कि सिल्वर हैं। और आपके अब कितना हो गया? 11 और 4 कितना होता है? 15, एक बचा ना, तो एक आपका क्या है? गोल्ड मेडल है। अब आपको इन गोल्ड मेडल वालों को याद रखना है खाली, बस इस जो गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है ना, बस खाली उनको याद रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। तो वो कौन है व्यक्ति जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो अभी मैंने आपको बताया था अंतिम पंघाल। कौन है? अंतिम पंघाल। इन्होंने जो है आपके अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय वुमन बन गई। लिख लीजिए, अब मैं आपको बता रही हूँ, एक बार और लिखिए, आप लोग लिखिए। आपको ये लिखना है, भारत ने विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कुल 16 पदक जीते। फिर जिस तरीके से मैंने बनाया है, इस तरीके से बनाइए कि 11 कांस्य, 4 रजत और 1 गोल्ड मेडल। गोल्ड के नीचे ऐसे एरो लगाइएगा और उसके नीचे लिखिए ये चैंपियनशिप के दौरान अंतिम पंघाल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा तो याद होगा। और अगर हम ये देखें कि शीर्ष जो है हमारा शीर्ष स्थान किसका रहा है, तो हमारे भारत का नहीं था इसमें। इवन मैंने आपको ये भी बताया था, तो आपको याद होगा कि जो आपका शीर्ष स्थान पर था वो कौन था? जापान था, क्योंकि जापान ने 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 9 स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखिएगा। और ये 45वां संस्करण था, कौन सा? 45वां संस्करण था। याद रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एंड आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक, एक शेयर आपकी तरफ से बनता है, क्योंकि आप लोग अब बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं। इस मेहनत को देखते हुए थोड़ा सा आप लोग कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।